हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो अभी प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है यूपी बोर्ड में, वो पेपर में पूरा सॉल्व करूँगा। और ये वीडियो हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। सभी चैप्टर मैंने पढ़ा रखे हैं, पहले ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे एनसीईआरटी पूरी ख़त्म कर रखी है। साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, आप चाहें तो जाके चैनल पर वीडियो लिस्ट चेक कर सकते हैं या मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे हम वैसे वैसे सारा क्वेश्चन मैंने लिया है और मैं आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक, तो पहले जो कुछ क्वेश्चन है वो है हमसे एमसीक्यू पूछा है, बहुविकल्पी प्रश्न है। कह रहे हैं यदि पी और क्यू दो धनात्मक पूर्णांक है, हमारे पास पी क्या दे रखा है, पी हमें दे रखा है ए बी स्क्वायर और हमें क्यू दे रखा है ए क्यूब बी। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है, तो हमें बताना है कि इनका एलसीएम क्या होगा। देखो एलसीएम में क्या होता है, जब संख्या दोनों है ना उसकी अधिकतम घात लो। अधिकतम घात ए की कितनी है, 3 है, और बी की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ए की घात 3 बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे एचसीएफ पूछता तो जो दोनों में है उसकी न्यूनतम घात लेनी है 1 और बी की भी न्यूनतम घात 1, तो ए बी होता। अगर आपसे एचसीएफ पूछता तो क्या होता, ए बी होता। ये वाला आंसर होता अगर एच से अब पूछता तो। अगला क्वेश्चन है, इस ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है उसको मैं सुधार दूंगा। कह रहे हैं आपके पास दो रैखिक समीकरण है ये, ठीक है, दो चर वाले हैं, ए बी सी वास्तविक संख्या है। एक्स और वाई का रैखिक समीकरण कहा जाएगा कब। देखो ये रैखिक समीकरण दो चर वाला, इसे तभी कहा जाएगा, इसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कब कहा जाएगा, जब ये ए और ये बी, ठीक, इनके मान क्या ना हो, ज़ीरो ना हो। ए और बी का मान क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए, ये इसको ढंग से इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था। ठीक है, तो मिस्टेक है तो वो हमने सही कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे के किस मान के लिए ये जो दो समीकरण युग्म है, एक ये है और एक ये है, एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है एक ही हल होगा। अद्वितीय हल की स्थिति में क्या होता है, प्रतिच्छेद करती रेखा होती है और केवल एक ही हल होता है। देखो यहाँ अगर देखा जाए a1 कितना है, x का गुणांक 1, ठीक है, b1 कितना है -2 और c1 कितना है +3 रख के -3 हो जाएगा। यहाँ से देखो a2 कितना है 3, b2 कितना है k एंड c2 कितना है -1। प्रश्नानुसार क्या बोला है, अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता b1 बट्टा b2 के। ठीक है, मान रख दो। जैसे ही मान रखोगे, देखो a1 का मान कितना है, a1 का मान 1, a2 का मान 3 बराबर नहीं है, b1 का मान -2 और b2 का मान k, तो k कम k 3 दूनी 6, तो k का मान -6 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो चौथा है वो सही हो जाएगा। आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहे चित्र में ये जो ई एफ है वो बी सी के समांतर है। कह रहे हैं यदि ए ई अनुपात बी ई, ए अनुपात बी ई 4:1 है, तो सी एफ ये हमें दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। तो ए एफ ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि ए एफ कितना है, एक्स है। आपको पता है हमें क्या दे रखा है कि जो ई एफ है वो समांतर है बी सी के। किसी त्रिभुज में अगर एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर होती है तो वहाँ पर थेल्स का प्रमेय लगता है। तो थेल्स का प्रमेय क्या कहती है, ए ई बट्टा ए बी बराबर होता है ए एफ बट्टा एफ सी। प्रमेय 6.1 थेल्स थ्योरम को सिद्ध करने के लिए भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आपको सिद्ध करना भी आना चाहिए। देखो ए ई बट्टा ए बी 4:1 दे रखा है, ए एफ को हमने x माना है और एफ सी हमें 1.5 दे रखा है।
एक्स एकम एक्स, 1.5 चौके 15 चौके 60, 10 स्थान के बाद 6 आ जाएगा। एक्स का मान 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे सभी खंड कीजिए। अब अगले क्वेश्चन ऐसे हैं, अब सोल्यूशन वाले प्रॉब्लम है, छोटे क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, कह रहे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ये वृत्त है हमारे पास, ये केंद्र है उसका, और ये एक त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड त्रिज्याखंड है। जो थीटा में दे रखा है वो दे रखा है 60, और जो त्रिज्या में दे रखी है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक, दिया क्या है, कोण, और त्रिज्या आर, त्रिज्या आर कितना दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्नानुसार त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है मेरे पास 60 बट्टे 360, पाई का मान, ठीक है कुछ बोला नहीं है तो 22/7 रख देते हैं, और आर का मान कितना है 6, स्क्वायर तो 6 गुणा 6, 60 6 बार जाएगा, 6 से 6 घटा। ठीक है, 22 छंग 6 दूनी 12, हासिल लगा 1 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर। क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा हमारा, आराम से हो गया। कह रहे हैं यदि कॉट ए का मान b/a हो तो हमें ये दिखाना है हल करके एक आएगा। ठीक है, ये आएगा। देखो आपको पता है, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, शाइन कॉस, तो देखो दिया क्या है, कॉट ए, क्योंकि सभी एंगल ए में ही है तो चित्र का तो कोई लोचा नहीं है। कॉट ए हमारे पास b/a है। कॉट क्या होता है, आधार बट्टे लंब, ये आधार है ये लंब है। चित्र बनाओ, आधार हमारा कितना है b है, लंब हमारा a है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये भुजा कितनी आ जाएगी, √a² + b²। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, ये कर्ण है ना, कर्ण क्या होता है, कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, √ में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है। ठीक, तो ये निकल जाएगा सूत्र वहाँ से। अब आपको चाहिए सेक। नाउ अब देखो आपको क्या प्रूफ करना है, बायां पक्ष लेने पर b सेक a कोसेक a। सेक क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, और a फिर क्या चाहिए मेरे को, कोसेक, कोसेक क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। मान रखो ये b/a, मान रखने के लिए मैं थोड़ा अलग सा, कर्ण कितना है मेरे पास, कर्ण है ये a² + b², और बट्टे में कितना है आधार, आधार कितना है मेरा b। ठीक है, फिर देखो फिर कर्ण है √a² + b², बट्टे में क्या है लंब, लंब क्या है a से a कटा, b से b कटा, ऊपर ये है नीचे ये है, सारा कुछ कट गया, तो कटने पे क्या आ जाएगा आंसर 1, और आपको 1 ही लाना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है सेक 37, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो इनके मान त्रिकोणमिति के टेबल पे नहीं है क्या, नहीं है। अब त्रिकोणमिति के टेबल पे जब नहीं है तो क्या है, देखो
253 को जब आप जोड़ोगे तो दोनों का जोड़ने पर कितना आ रहा है, कौन 90 आ रहा है। जब भी ऐसा होता है तो किसी एक को परिवर्तित करते हैं, है ना। तो सेक ऊपर वाले को वैसे ही रखा, 90 में से हम कितना घटाएंगे, 53 आ जाए, 37। और आपको पता होगा कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। और यहाँ थीटा की जगह पे क्या है 37, तो सेक 37 आ जाएगा। ऊपर नीचे बराबर है, कट के क्या आ जाएगा, आंसर 1। तो इसका आंसर कितना होगा, 1। तो अब हम क्वेश्चन पीछे से करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। छोटे नंबर वाले तो हो गए, अब हम बड़े से कर रहे हैं। बड़े से करते हुए पीछे जाएंगे, और आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरीके से करना चाहिए, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं समीकरण डायल कीजिए और निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ये जो x और y पता नहीं है, इनके मान ज्ञात करना। और ये आपके NCERT का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार पूछा गया है। मैंने आपको इम्पोर्टेंट टिक भी करा रखा है। तो देखो, आपको बारंबारता दे रखी है, ठीक है। आपको बारंबारता f दे रखा है, आपको क्या निकालना है, CF निकालना है, ठीक है। CF निकालना है। कैसे निकलेगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 आएगा, 2 और 5 7, 7 प्लस एक्स 19 प्लस एक्स हो जाएगा। जोड़ते रहेंगे, ठीक है। 19 हो गया, 19 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 7 6, हासिल लगा 1 1 2 36 प्लस एक्स, ठीक है। 36 में 20 जोड़ेंगे तो 56 प्लस एक्स, इसमें y जोड़ेंगे तो 56 एक्स प्लस वाई, फिर इसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65, है ना। तो 65 एक्स प्लस वाई, इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 72 एक्स प्लस वाई, और फिर 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 76 एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये इतना काम कर लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हमें पहले ही बोल रखा है कि बारंबारताओं का योग कितना है, 100 है। यानी कि इन सब को जोड़ोगे, इन सब को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 100। और यहाँ पर जितना होता है यहाँ पर भी उतना ही होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ना, प्रश्नानुसार बारंबारताओं का योग 100, अतः 76 एक्स प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना है, 100 के बराबर। यानी कि x प्लस वाई, ये 76 प्लस को उधर का क्या हो जाएगा, माइनस का, घटाओ कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, किसी तरीके से अगर हमें और एक इक्वेशन x और y में मिल जाती है तो हम इस प्रश्न को आराम से हल कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो हमें एक ही समीकरण मिला है। अब आ जाओ, माध्यक हमें क्या दे रखा है, 525। 525 किस वर्ग अंतराल के अंदर आएगा, इस वर्ग अंतराल के अंदर आएगा, है ना। 525, ठीक है, इस वर्ग अंतराल के अंदर आएगा। तो 525 वर्ग अंतराल 500 से 600 के मध्य है। तो ये वाला जो होता है, ये क्या होता है, ये हमारा माध्यिका वर्ग है, और ये होता है L, निम्न सीमा। और इनके बीच का अंतर कितना है, H, जो कि है 100, ठीक है। H हमारे पास कितना है, 100 है, ओके। और इसी के सीध में जब हम जाते हैं तो ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है F, क्योंकि किसका कॉलम है, F। और इसके ऊपर वाला हमें क्या देता है, CF, ये हमारा क्या है, CF, ठीक है, CF वाले कॉलम में। तो CF पता है, F पता है, सब पता है। अब आ जाओ माध्यिका, ठीक है। अतः माध्यिका कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं। माध्यिका बोलो, माध्यक बोलो, ठीक है। सूत्र क्या होता है, दिख रहा है ना आपको, n/2 माइनस के CF इंटू में H बट्टे में F, ये सूत्र होता है। अब माध्यिका में दे रखा है 525, L कितना है हमारे पास, देखो ये L हमारे पास है 500, N क्या होता है, कुल योग, इसे N बोलते हैं। तो ये 100 है,
CF कितना है? और F कितना है? 20। और H कितना है? 100। 20 पंजे 100। ये 500 इधर के माइनस हो जाएगा तो यहाँ से सिर्फ 25 बचेगा। यहाँ से 50 माइनस के 36 माइनस के x और गुणे में कितना है? 5। 5 बचे 25। इस तरफ कितना आ गया? 5। 50 में से 36 घटाओ, कितना आ जाएगा? 50 में 36 घटाओगे तो 14 है ना। 14 माइनस के x, तो माइनस का x इधर के प्लस का x। 14 में से 5 घटा दो तो 9। तो x का मान कितना आ गया? 9। x का मान 9 आ गया। अब x का मान उठाकर यहाँ रख दो। 9 प्लस वाई बराबर 24। तो y का मान 24 माइनस के 9 कितना आ जाएगा? 15। ठीक है, y का मान कितना जाएगा? 15। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया x और y का। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा था जो कि हमने आराम से कर लिया और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहे 3 बिंदु हैं आपके पास, मानते हैं ये A है, ये B है और ये C है। कैसे हैं? संरेख हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ आपस में बराबर होगी। ठीक है, अगर त्रिभुज तीनों भुजाएं संरेख होती हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 के बराबर होता है। यानी कि सूत्र आपको पता ही होगा, 1/2। यहाँ क्या आता है? x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस, ठीक है, y3 के बाद क्या आता है? y1 x3 के बाद यहाँ y1 माइनस के y2। तो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। ठीक है, ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2, ये मेरा x3, ये मेरा y3। सारे मान उठाकर यहाँ रख दो। x1 है x, y2 है 7, y3 है 5, x2 है माइनस के 5, y3 है 5, y1 है y, x3 है माइनस के 4, फिर आपका वो y1 है y और y2 है मेरा 7। ठीक है, ये बट्टे में देखो, ये 1/2 है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, इधर गुणे में बट्टे में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। अंदर गुणा करो, 7 में से 5 गया 2, यहाँ से आ गया 2x। ठीक है, माइनस के 5 है। ठीक है, ये क्या है आपका? देखो x2 क्या है? माइनस के 5, तो 5 बचे 25, माइनस का माइनस माइनस प्लस 5 हो गई, माइनस 4 माइनस के 4y और माइनस माइनस प्लस 4 7 28, इधर 0। ठीक है, तो देखो यहाँ से 2x, ये प्लस का y और इसमें घटा दोगे, 28 में से 25 गया 3, 0। यही तो सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। आराम से हो गया, एकदम आसान। अब जो पेपर था ना, उस पेपर में यही दे रखा, मिस प्रिंटिंग था, आलेखी विधि से हल कीजिए। क्या हल कीजिए? दिया ही नहीं था समीकरण, मतलब ग्राफ के द्वारा हल करते हैं ना, तो वो दे रखा था। तो आप इस चीज़ को सीखने के लिए जो मैंने प्रश्नावली 3.2 करा रखी है ना कक्षा 10 का, उसे देख लेना, प्रश्नावली 3.2 को, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसको ज़रूर कर लेना, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि जो क्वेश्चन था उसमें ये दिया ही नहीं था, सिर्फ यही लिखा है, मिस्टेक है, तो देख लीजिएगा, मैंने वहाँ करा रखा है, लिंक डाल दूँगा। फिर ये बोल रहे हैं सिद्ध कीजिए कि
ये जो 3 शीर्ष हैं वो क्या है, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। ये मैं सिद्ध कर, तीनों भुजाओं को हमें सम क्या बताना है कि ये समबाहु त्रिभुज, यानी कि तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर है। तो ये इस भुजा को मैं मान लेता हूँ ये ए है, ऐसे ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। ठीक है, त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होंगी, दूरी निकालनी पड़ेगी हमें ए बी। ए बी मतलब ए और बी के बीच की दूरी। ठीक है, ए व बी के बीच की दूरी। सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो ये x2 है माइनस ए, ये x1 है। y1 कितना है माइनस के ए, y2 कितना है प्लस के ए स्क्वायर, माइनस ए माइनस के 2a वर्ग, और यहाँ से भी माइनस के 2a का वर्ग। कितना हो गया, यहाँ से हो जाएगा माइनस का वर्ग तो प्लस ही हो, तो 2 का वर्ग 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, तो ये आ गया 8a स्क्वायर। यानी कि 8 का वर्गमूल कितना होता है 2√2 और a स्क्वायर का a। ये आपका आ गया ए बी। आपका बी सी भी यही आएगा और सी ए भी यही आएगा, तभी समबाहु त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं, है ना। अब ए बी के बाद निकालते हैं बी सी। ये बी सी, ये बी, ये सी, ये देखो x2 माइनस का है ना, x2 माइनस x1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2, ये y2 है a√3 माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ गई। तो एक प्लस का एक माइनस का है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। ठीक है, ये वर्ग खोल दिया, इसको खोलेंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ठीक है, ये प्लस का माइनस का घटा, 3a स्क्वायर a स्क्वायर 4a स्क्वायर, और यहाँ से 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा 8a स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा 2√2a। तो देखो 2 भुजा बराबर आ गई। अब आपको तीसरा निकालना है, ठीक है, सी ए। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब दोनों नेगेटिव होते हैं ना तो उसका मतलब प्लस है, नेगेटिव कॉमन आ जाएगा और उसको ऊपर करोगे तो वर्ग प्लस बना देते हैं। तो ये एक्चुअल में है प्लस, क्या लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। यहाँ लगेगा अब a का वर्ग b का वर्ग माइनस के 2ab, नेगेटिव पॉजिटिव कटा, 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर, तो ये भी आ गया 2√2a। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर है अर्थात ये समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है ए बी सी। यही आपको प्रूफ करना था, आराम से हो गया। एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी बेकार लग रही है, मतलब बीपी बढ़ रहा है या लो हो रहा है पता नहीं, बहुत वीकनेस सी फील हो रही है सडनली। तो अभी मैंने स्टॉप भी ले लिया था इसी वजह से, सॉरी गाइस उसके लिए। ठीक है, अब मेरे को पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, सभी खंड कीजिए, मतलब हम तो पीछे से ही चल रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन आपका 11.1 जो प्रश्नावली है ना उसका पहला क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में मैंने चांदा गोला प्रकार से एकदम आराम से करा रखा है। ठीक है, तो उस वहाँ से जाके देख लेना, क्योंकि इसको कराने के लिए आपको वही चाहिए होगा, प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। आप आराम से जाके वहाँ से देख लेना, एनसीईआरटी पूरी करा रखी है। आपको पता है कोई से भी अगर आपको प्रश्नावली देखनी हो तो आपको बस क्या करना है, आपको ऐसे सर्च करना है क्लास 10 एक्सरसाइज, जो भी देखना आपको वहाँ लिख दोगे
और आगे लिख दोगे चैनल का नाम, बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस। तो आपको वीडियो मिल जाएगी ऊपर। मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाता हूँ, तो आपको हिंदी मीडियम में देखना तो हिंदी वाला देख लेना। ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है। तो कैसे करना है आपको सोल्यूशन में, हम बोल देंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। कोई भी परिमेय संख्या जो होती है उसे हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर क्यू का मान कभी ज़ीरो नहीं होता। अब लॉजिक क्या है कि अंडर रूट वाले को एक तरफ रखो और बाकी सबको दूसरी तरफ। ये इधर गुणे में, इधर क्या हो जाएगा, बट्टे में, 1/7 है ना, बट्टे में आ गया। आपको पता है परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करोगे तो परिमेय रहता है। अब देखो चूंकि 7 क्यों हो जाएगा, पी एक कम पी 7 क्यों, देखो ये तो परिमेय है, परंतु हम जानते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर होती नहीं। ये चीज़ आपस में बराबर हो ही नहीं सकती, ऐसे लिख दोगे। अर्थात हमारी अवधारणा क्या है, गलत। इसके आगे क्या लिखोगे हिंदी में, अर्थात हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस ठीक है, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है बोर्ड एग्जाम में, हर बार। कह रहे हैं वृत्ताकार खेत 24 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय इतना रुपए है। एक वृत्ताकार खेत है, बाड़ लगाना है इसमें ऐसे करके, 24 रुपये करके, है ना। 24 रुपये प्रति मीटर खर्चा लगता है, 24 रुपये प्रति मीटर का खर्चा है, ठीक है। तो कुल व्यय कितना दे रखा है बाल लगाने का, कुल व्यय हमें दे रखा है 5280 रुपये। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से अगर इस खेत को जुताई करना है तो कितने रुपए व्यय करने पड़ेंगे हमें, वो हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले जुताई करना है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या तो पता ही नहीं है, तो त्रिज्या कैसे निकलेगी। देखो मान लेते हैं कि त्रिज्या r है, तो देखो कुल व्यय कितना है, इतना है, और 24 रुपये लग रहा है 1 मीटर पर। तो देखो परिधि बराबर क्या होगा, देखो ये कुल व्यय है, ठीक है, परिधि ये 5280, ठीक है, और ये 1 मीटर की लागत है 24। काटो इसको, 24 दूनी 48, कितना बचा, 4 बचा, 24 दूनी 48, 0। तो परिधि मेरे पास कितनी है, इतनी। और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो कटा 2 1 कम 2 1 कम 0, तो r का मान क्या आ गया, 110/पाई। r का मान क्या आ गया, 100, ये पाई गुणे में इधर बट्टे में आ गया। अब आपको क्या निकालना है, खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वो क्या होता है, πr²। पाई r का मान क्या है, 110/पाई, 110/पाई। एक पाई से एक पाई कटा, 11 ग्राम 121, पीछे से 2 0। पाई का मान 22/7, ये 7 आ जाएगा ऊपर, 121 0 0 गुणा 7/22, 11 दूनी 22, 11 ग्राम 121,
ठीक है, फिर काटो इसको, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 0, 5 7 35, हासिल लगा 3, देखो 5 7 35, हासिल लगा 3, 5 7 35 और 3 38, पीछे से 0। तो इतना आ गया आपके पास क्या, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्षेत्रफल आपको मिल गया। अब एक इतने रुपए खर्च आते हैं तो क्या लिखोगे, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत 50 रुपये है ना, 0.50 रुपये है, इसलिए 3850 मीटर स्क्वायर की लागत क्या हो जाएगी, इसको और इसको आपस में आप क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आप आपस में गुणा कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और ये प्रमेय 6.2 है। आपका जो प्रमेय नहीं है 6.2 एनसीईआरटी में, उसका प्रूफ है ये। कहते सिद्धि कीजिए कि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा उसकी तीसरी भुजा के समांतर होती है। बहुत ही शानदार है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले देखो, एक त्रिभुज है, एक रेखा गई है DE, ठीक है, ये रेखा इसके समांतर है, पहले ही बोला है, ठीक है, दिया है नहीं, क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये जो रेखा है इसको देखो, दिया क्या है कि जो AD बट्टा DB है वो बराबर है AE बट्टा EC, ये आपको दे रखा है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो DE रेखा है वो समांतर होगी BC की, तो उसकी तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये रेखा तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, सो देखिए ये चीज़ तो हमें दे रखी है कि जो तीसरी रेखा है वो समान अनुपात में विभाजित करती है, तो आपको बताना है कि ये DE BC के समांतर होगा। ठीक है, सो अब क्या करना है, अब कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें खुद से। मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि DE और BC के समांतर नहीं है, उल्टा बोल दूंगा। मैं बोलूँगा माना DE, ठीक है, समांतर नहीं बोला है, समांतर सिद्ध करना है। मैं बोलूँगा एक रेखा और एक है, इसे मैंने नाम दिया E'। मैंने बोला DE' समांतर है BC की, ये मैंने मान लिया, ये तो मैं दे रखा है। ठीक है, समांतर लाना है, लेकिन मैं खुद से मान रहा हूँ कि नहीं भैया ये समांतर तो सिद्ध करना है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं, एक दूसरी रेखा है जो DE' वो BC के समांतर है। और हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है, हमारा अल्टीमेट जो गोल है वो बताना है कि भाई E' ना होकर क्या है, E है, जो E' मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो वहाँ ना होकर यहाँ है, तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। अगर DE' BC के समांतर है थेल्स प्रमेय अनुसार, थेल्स का प्रमेय क्या कहेगी, AD बट्टे DB बराबर होगा AE' बट्टे E'(C). ये मेरा समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से क्या देखो, AD बट्टा DB दोनों की क्या कर दो, तुलना, तो ये चीज इसके बराबर आ जाएगी। तो क्या आपको मिला, E और E' नहीं मिला, अभी तक भी नहीं आया। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ऐसे एग्जाम्पल भी आपने किए होंगे 6.2 में, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। जैसे ही मैं एक जोड़ूंगा दोनों तरफ तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से कर रहे हैं,
लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, देखो ए सी, और यहाँ क्या आ जाएगा ए ई प्लस ई सी, यहाँ से क्या आ जाएगा ई डैश सी, ई डैश प्लस ई डैश सी। ए ई प्लस ए सी, ए ई प्लस ए सी किसके बराबर है, ए सी, और ए डैश और ए डैश सी किसके बराबर है, वो भी ए सी। इससे ये कटा, तो यहाँ से क्या आ गया, ए सी बराबर ए डैश सी, ये चीज़ बराबर आ गई। कि ये क्या बोल रहा है कि यहाँ से क्या बन रहा है कि जो ए डैश सी है वो ए सी के बराबर है, यानी कि जो ये भुजा है ई डैश सी और ई सी आपस में क्या है, बराबर है। भैया ये कैसे हो सकता है, ये तो तभी हो सकता है कि जब ये ए डैश यहाँ ना होकर यहाँ होगा। कह रहे हैं कि ए डैश सी ई सी के बराबर है, तो वो तभी बराबर है जब वो बिंदु दो ना होकर एक है। और मैंने क्या बोला था कि डी ई समांतर बी सी की है, और ये बिंदु को अगर मैं यहाँ बोल दूंगा इसका मतलब है कि डी ई समांतर किसके हैं, बी सी के हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ आगे क्या लिख दोगे, अर्थात ए डैश व ए बिंदु एक ही बिंदु पर स्थित है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखोगे, अतः डी ई समांतर बी सी। ये प्रमेय 6.2 है आपका। ठीक है, इतना लिख देना, ये आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, काफ़ी शानदार है। अब ये क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, सो करते हैं। बायां पक्ष लेके इसको हल करना है और इसका यूज़ करना है। इसको यूज़ करते हुए सेक लाना है। सेक कब होता है, 1/cos। tan कब होता है, sin/cos। तो सबके बट्टे में cos से भाग दे दो, बायां पक्ष ले लिया, sin θ/cos, सबको cos से भाग दे रहा हूँ मैं। ठीक, अब देखिए sin/cos क्या होता है, tan, cos/cos 1/cos sec थीटा, sin/cos tan। ठीक है, cos/cos प्लस का 1 और यहाँ से sec थीटा। प्रूफ कहाँ करना है, नीचे करना है, ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अब 1 की जगह ये प्लस के तरह के क्या हो जाएगा, माइनस का। तो मैं चाहूँ तो 1 की जगह पर ये रख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस की tan स्क्वायर, उसका यूज़ करना है। तो इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेता हूँ पहले। tan थीटा यहाँ माइनस का है, ठीक है, ये माइनस है, sec थीटा प्लस के 1। तो जब नीचे लाना है तो नीचे में मान रखना पड़ेगा 1 की जगह पर, ऊपर नहीं। ऊपर वाले में कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला पूरा पूरा कट के 1 आएगा, तो ऊपर वाला अब छेड़ना ही नहीं है। तो देखिए अभी मैंने क्या बोला था कि नीचे लाना है आपको। जब भी नीचे लाना है ना तो नीचे वाले को बदलो, नीचे 1 की जगह पे मान रखना है, ऊपर वाले को नहीं बदलना है आपको। ठीक है, ऊपर वाले को नहीं बदलना है, यहाँ 1 है तो 1 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ऊपर और कुछ नहीं करना है, ऊपर वैसे का वैसे रखो। और यहाँ पर क्या है, tan थीटा माइनस के sec थीटा प्लस के 1 है, तो 1 की जगह आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ है, कॉमन निकालो। ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट में sec थीटा माइनस के tan थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या कॉमन है, tan थीटा माइनस sec थीटा आप कॉमन निकाल सकते हो, बस यहाँ से चिन्ह का फर्क है। ठीक है, सो ऊपर क्या है, ऊपर जो है वैसे का वैसे लिखो tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस के 1। ठीक है,
तो कॉमन निकाल देता हूँ मैं, टेन थीटा माइनस के सेक थीटा, ये कॉमन निकाला, ठीक है। ये पूरा बाहर आ जाएगा तो ये 1 प्लस का, ठीक। और जैसे यहाँ से देखो, जैसे ये नेगेटिव निकालना मैंने, यहाँ नेगेटिव लग जाएगा क्योंकि टेन थीटा माइनस सेक थीटा बाहर निकाल रहा हूँ, और यहाँ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ अंदर ये बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब ये चीज़ सेम नहीं है, देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, चिन्हों का अंतर है। अगर अब मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो चिन्ह बदल जाएगा, इसकी तरह हो जाएगा ये भी, ठीक। तो नेगेटिव कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा माइनस का प्लस, और ये जो प्लस के वो माइनस के बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा माइनस के सेक थीटा, और ये बन जाएगा 1 माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। इससे ये कटा, नेगेटिव है तो उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव, 1 अपॉन सेक थीटा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। ये सब पढ़ा रखा हूँ मैं पहले से ही एनसीईआरटी में। अब आते हैं, कह रहे बिंदु, आपके पास एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। एक बिंदु निकालना है x, y, ठीक है, अंत विभाजन। और जो m1 दे रखा है वो दे रखा है 1, और m2 जो दे रखा है 2, 1:2 में विभाजित करती है। तो जो अंत विभाजन करती है वो बिंदु मैंने मान लिया P, x, y, उसको निकालना है, ठीक है। ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, तो क्या लग जाएगा, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से लगाएंगे, तो विभाजन सूत्र क्या कहता है, x के लिए m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। m1 है 1, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है, ये होता है। सो x2 कितना है, 6, नहीं माइनस के 4, m2 है 2, x1 है 2, m1 प्लस m2, 4 माइनस 4 तो 0/3 यानी कि 0। y पे आ जाओ, सूत्र m1 है 1, y2 है 6, m2 है 2, और y1 है माइनस के 3, m1 प्लस m2, 6 माइनस 6 3, तो 0/3 0, ठीक है। तो बिंदु क्या होगा वो बताओ, x भी 0 है, y भी 0 है, तो आंसर हो जाएगा 0,0। तो वो बिंदु क्या होगी, 0,0 होगी। अब इस क्वेश्चन को हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, ठीक है। किस विधि से हल करना है, पूर्ण वर्ग विधि से। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये पूर्ण नहीं है तो 6 से पहले भाग देना है, क्योंकि ये नियम क्या कहता है, अगर यहाँ 1 हो, 4 हो, ठीक है, 4 हो, फिर 9 हो, 16 हो, 25 हो, फिर पूर्ण वर्ग, पूर्ण संख्या है वो, अगर ऐसी संख्या नहीं आती तो उनसे भाग देना होता है। तो 6 से भाग देंगे तो x² ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो पद होता है वो 2ab का होता है। 2ab बराबर कितना है मेरे पास, x/6, और ये x² है, और a की जगह पर ये क्या होता है, x होता है, रखो x कटा, ठीक है। b कितना आ गया, ये 2 गुणे में इधर क्या हो जाएगा, बट्टे में, 6 दूनी 12, यहाँ से x कट गया था, 1/12, तो b का मान क्या आ गया, 1/12। अब ये जो समीकरण होता है ना, उसमें b² को जोड़ते हैं और b² को घटाते हैं, ठीक है। b² जोड़ने व घटाने पर b 1/12 स्क्वायर
जोड़ा, 1/12 स्क्वायर घटाया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो ये जोड़ वाला है, क्योंकि a कितना आया था x, b कितना आया था 1/12, चूँकि एक बार माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। नेगेटिव का इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो एक का वर्ग 1, 12 का वर्ग 44 प्लस 6, लौशुबा कितना आ जाएगा? हाँ, 6 दूनी 12, 6 जो 144, 144 एक कम 44, एक कम 1, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 24 एक कम 24, तो ये आ जाएगा 25/144। ठीक है, इसको ढंग से लिख लो। इस तरफ क्या है मेरा x माइनस 1/12। ठीक है, वर्गमूल है तो वर्गमूल लेने में प्लस माइनस लग जाता है। 25 का 5, 144 का 12 होता है। एक बार प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह ले लेंगे तो 5/12 लिखोगे प्लस का, ये नेगेटिव के तरह के प्लस का हो जाएगा। नीचे सेम है तो ऊपर वही वैसा का वैसा जुड़ जाता है। 6/12 यानी कि 1/2, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो x का मान कितना आ गया 1/2। अब क्या ले लोगे माइनस चिन्ह लेने पर? माइनस चिन्ह ले लेंगे तो यहाँ से x में ये चीज़ और यहाँ से लग जाएगा 5/12। नेगेटिव के इधर आगे पॉजिटिव का हो जाएगा, तो नीचे सेम है तो माइनस के 4/12, 4 एक कम 4, 4 3 12, तो दूसरा मान होगा माइनस के 1/3। एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ये सब पढ़ा रखा है, अगर आपने पूरी एनसीईआरटी ढंग से की है तो ये क्वेश्चन आप सारे आराम से कर पाएंगे। के का मान निकालना है, देखिए 2 कंडीशन है, एक अद्वितीय हल हो और एक कोई हल ना हो। तो देखो यहाँ से सबसे पहले यहाँ a1 कितना है, देखो k, ठीक है, b1 कितना है 2 और c1 प्लस के 5 तरह के माइनस के 5, a2 कितना है 3, b2 कितना है y का गुणांक 1, c2 कितना है माइनस के 1। पहली कंडीशन अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, a1/a2 b1/b2, के एक कम के 3 दूनी 6, ये पहले वाले का आंसर होगा। ठीक है, पहले वाले का आंसर ये है। कोई हल नहीं, कोई हल कब नहीं होता? समांतर के लिए। सेकंड वाला कोई हल नहीं, यानी कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो पहले दो को ले लो, के कम के 2 3 6। तो जब के का मान 6 लोगे तो कोई हल नहीं होगा, के का मान अगर 6 नहीं लोगे तो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं गुणनखंड विधि से इसका हल ज्ञात करना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसकी और इसकी पहले क्या करो गुणा, ऐसी 2 संख्या लो, गुणा करने पर 6 आता और जोड़ने पर 2√6, और गुणनखंड विधि से ही करना है। ठीक है, तो देखो √6 गुणा √6 कितना आएगा 6 आएगा, और जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 2√6। ठीक है, तो ये पता चल गया √6x + 2, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा,
ठीक है, यही एक तरीका था। अब देखिए क्या कर सकते हैं। 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, और 6 को लिख सकता हूँ मैं √2 गुणा √3। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन है, √3 कॉमन है, यहाँ से क्या कॉमन है, √3 कॉमन है, और x भी कॉमन है। तो यहाँ से बचेगा √3x, √3 बाहर निकाल दिया तो बचेगा प्लस √2। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, √2, तो यहाँ से बचेगा √3x, और यहाँ से √2। जो 2 बार है उसे एक बार लिखते हैं, और जो आपने कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, तो देखो दोनों सेम टू सेम ही आ गए। यदि √3x प्लस √2 बराबर 0, तो ये प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। दूसरा भी यही आएगा क्योंकि वो भी वही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन हो गए ना, कोई छूट तो नहीं रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, हाँ सारे हमने कर लिए हैं। ठीक है, कोई छूट नहीं रहा है। चलिए अब आते हैं, अब ये क्वेश्चन शायद हमारा लास्ट हो, क्योंकि बाकी सारे तो कर नहीं, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है। कह रहे हैं किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, ये वृत्ताकार है, उस मैदान का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, वृत्ताकार, माना वृत्त की त्रिज्या कितनी r है, क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 616 सेंटीमीटर। उसकी परिधि निकालनी है। परिधि क्या होता है, 2πr। तो जब तक r नहीं होगा तो हम 2πr कहाँ से निकालेंगे, क्षेत्रफल दे रखा है 616, क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, पाई का मान क्या होता है, 22/7। हल करना है बस। ये 616, ये बट्टे में 7 इधर गुणे में आ गया, ये 22 इधर बट्टे में आ गया। कटेगा क्या 22 से, 11, 2 3 6, 2 8 16, 11 दूनी 22, 11 8 88। ठीक है, r² का मान क्या आ गया, 28 × 7। ठीक है, 28 × 7। तो 28 को मैं क्या ले सकता हूँ, 7 चौके 28। तो r का मान 7 7 और 4 का आ गया 2, 7 दूनी 14। तो r का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे क्या बोला था, परिधि निकालो। परिधि होता है 2πr, पाई का मान 22/7 और r का मान 14, 7 दूनी 14, 4 चौको 16, हासिल लगा 1, 4 चौको 16 और 1 17, 176 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 176 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे क्या बोल रहा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला काटा गया है। ठीक है, यदि बेलन की ऊंचाई, देखो ये जो बेलन की ऊंचाई है h बराबर क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या r बराबर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, लकड़ी थी ठोस, ठीक है, अंदर से काट के फेंक दिया गया है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि बेलन में से मेरे को 2 अर्धवृत्ताकार भाग अर्धगोला काट के फेंक दिया है, तो माइनस करना है। नहीं, माइनस नहीं करना है, क्योंकि बाहर से जब आप बस टच करोगे, ये बेलन है और अंदर से भी पृष्ठीय मिल रहा होगा आपको अर्धगोले का, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है। तो जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले ना, तो घटाना नहीं होता है, क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो प्रश्नानुसार, ठीक है,
पृष्ठ के अनुसार जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होगा? बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर कॉमन है, यहाँ से h, यहाँ से 2 पाई, यहाँ से सिर्फ r बचेगा। 2 पाई का मान 22/7, r का मान 3.5, h का मान 10, r का मान 3.5। 7 पंजे 35, 2 गुणा 22 गुणा 5, 10 + 7, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 17 गुणा 22, 17 दूनी 34, हासिल लगा 3, 17 दूनी 34, 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाकी सारे क्वेश्चन तो मैंने करा ही रखे थे। अब ये पूरा पेपर सॉल्व हो गया। एक आध क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए हैं क्योंकि वो कराने के लिए कुछ अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही थी, और उसको भी मैंने करा रखा है। ये कि नहीं कि मैंने कभी नहीं करा है, उसकी भी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आपको कैसे देखना है वो मैंने बता दिया था वहाँ पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद।